हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी दोस्त और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी के योद्धा में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है, तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी के लिए कक्षा 8 का चैप्टर 7 लेकर आई हूं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और इन्हें शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है दोस्तों, उसका नाम है देसी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। अंग्रेजों को लगता था कि जो हम भारतीय लोग हैं वो सभ्य नहीं है और शिक्षित नहीं है और उन्हें हम सभ्य बनाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे विचारक भी थे जिन्हें लगता था कि जो भारतीयों की संस्कृति है उसी को जो है आगे बढ़ाना चाहिए, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि जो है भारतीय अंग्रेजों के प्रति वफादार रहे, जो है उनकी बातें माने, उनसे जो है आकर्षित हो। लेकिन कुछ ऐसे विचारक भी थे जिन्हें लगता था कि भारतीय शिक्षा को, भारतीय संस्कृति को पूरी तरीके से खत्म कर जो है अंग्रेजी शिक्षा को लाया जाना चाहिए। जो प्राच्य शिक्षा है उसको बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में कि हमारी शिक्षा के साथ अंग्रेज क्या छेड़छाड़ करते हैं और वो जो है उसका प्रभाव हमारे देश पे कैसे पड़ता है, देश के लोगों पे कैसे पड़ता है ना। आइए देखिए इसको। तो इसमें बताया जा रहा है कि पहले अध्याय में आप देख चुके हैं कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के राजाओं और नवाबों के साथ साथ किसानों और आदिवासियों पर जो है किस तरह का प्रभाव पड़ा। आपने 1857 की क्रांति में देखा था कि जो अंग्रेजी शासन था वो लोगों को, किसानों को किस तरीके से जो है प्रताड़ित कर रहा था, उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचा रहा था, जिसकी वजह से विद्रोह भी होता है ना। और कई सारी जो है मिशनरीज आ रही थी, उनके जो है सभ्यता संस्कृति को ख़त्म करने के लिए वहाँ जो है प्रचार प्रसार का भी छूट दे रखा था अंग्रेज़ों ने ईसाई मिशनरीज को, है ना। अध्याय में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि इन चीज़ों से विद्यार्थी के जीवन पर क्या असर पड़ा। विद्यार्थियों के जीवन को समझना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत में अंग्रेज केवल भू क्षेत्र पर विजय और आय पर नियंत्रण करना नहीं चाहते थे। उन्हें लगता था कि उनका एक सांस्कृतिक मिशन भी होना चाहिए। वे मानते थे कि उन्हें देसी समाज को सभ्य बनाना है। उन्हें लगता था कि जो भारतीय है सभ्य है, उन्हें हम ही सभ्य बनाएंगे, है ना, और उनके रीति रिवाजों को और मूल्य मान्यताओं को जो है बदलना है। तो अंग्रेजों की जो ये भावना थी कि वो बस भारत की संपत्ति पर ही नहीं कब्जा करना चाहते थे, यहाँ की जो जनता थी, यहाँ के जो युवा वर्ग थे, उस पे भी का जो है वो भी चाहते थे कि इन पे मेरा अधिकार हो, ताकि ये जो हमारी आने वाले जो भी फैसले हो इसे सर झुकाकर जो है ये मान ले। तो बहुत सारे सवाल उठते हैं कि अंग्रेज आने के बाद जो है कौन कौन से बदलाव किए गए, भारत को शिक्षा और सभ्य बनाने के लिए अंग्रेजों की के अनुसार क्या अच्छी सोच थी। तो इन सारे सवालों को हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो अगला जो हमारा टॉपिक है कि अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते थे। तो आइए देखते हैं कि अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते थे, है ना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आइए सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोचते थे और शिक्षा के जो विचार हमें आज सहज सामान्य दिखाई देते हैं वे पहले 200 साल पहले किस तरह के से विकसित हुए। इस पड़ताल के दौरान हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि भारतीयों में ब्रिटिश विचार पर कैसी प्रतिक्रिया दी गई और इस बारे में अंग्रेज किस तरह की जो है विकास और भारतीयों को कैसे पढ़ाना चाहते थे। तो इसके बारे में हम देखते हैं ना। तो इसका जो अगला एक टॉपिक है कि प्राच्यवाद की परंपरा। तो इसको देखते हैं कि 1783 में विलियम जोन्स नामक एक सज्जन कलकत्ता आए। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था। कानून का माहिर होने के साथ साथ एक भाषाविद भी थे। भाषाविद का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको एक साथ बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान हो, है ना। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था। वे फ्रेंच और अंग्रेजी भी जानते थे। अपने एक दोस्त से अरबी सीखने के अलावा फ़ारसी भी सीख चुके थे। तो यहाँ पे आपको एक चित्र दिख रहा है, ये देखिए विलियम जोन्स फ़ारसी सीख रहे हैं, है ना। तो कलकत्ता में आने के बाद जो वे रोज़ाना घंटों तक जो है संस्कृत के विद्वानों के साथ बैठकर उनसे संस्कृत की बारीकियां, उनके व्याकरण और सांस्कृतिक काव्यों का अध्ययन करने लगते थे। कुछ ही समय में उन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीतिक, नैतिक, अंकगणित, चिकित्सा जैसे कई विज्ञानों के जो है अध्ययन कर लिया और प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन जो है शुरू कर दिया। जोन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उनके जैसे ही दिलचस्पी रखते थे। हेनरी टॉमस कोलंबस और नेथलियन हेड जो थे वो भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत और जो है फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे और प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के प्रयास कर रहे थे।
इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का भी प्रकाशन किया। तो जो है जोन्स थे, उन्हें देखा कि बस एक मैं ही नहीं हूँ जिसको इन सब चीज़ों में दिलचस्पी है, भारत को जानने में दिलचस्पी, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा है ना, ये सब कुछ। बल्कि और भी अफसर थे जो भी वो सब भी यही कर रहे थे, है ना, यहाँ के ग्रंथों को अपने लैंग्वेज में अनुवाद कर रहे थे उसका। तो किसी अंग्रेज़ों का मानना था कि किसी भी क्षेत्र पर अपना शासन स्थापित करने से पहले वहाँ की रीति रिवाज, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की परंपरा, है ना, वहाँ का जो लोगों का सोच है, ये सब जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जेम्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे। वह भारत और पश्चिमी दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, परंतु उसके बाद उसका पतन जो है होता चला गया। उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए जो पवित्र ग्रंथ, कानून ग्रंथ थे, उनको खोजना और उनको समझना बहुत ज़रूरी था। उनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों की असली विचारों और कानूनों को इन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है और इन रचनाओं के पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो इन्होंने सोचा कि जो भारत की संस्कृति है, भारत में जो भी कानून की किताबें हैं, वो सब पढ़ना ज़रूरी है अगर हमें भारत में रहना है, भारत को जानना है, यहाँ पे शासन करना है ना। इस तरह जोन्स और कोलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढे, उनकी व्याख्या करने और अनुवाद करने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुंचाने में जुट गए। उन्हें विश्वास था कि यह परियोजना न केवल अंग्रेज़ों को भारतीय संस्कृति में सीखने को मदद देगी, बल्कि भारतीयों को भी अपने विरासत को दोबारा अपनाते और अतीत की लुप्त वैभव को समझने में मदद देगी। इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों की तरह भूमिकाएं निभा रहे थे। तो अंग्रेज़ों का मानना था, जेम्स का मानना था और कोलब्रुक का मानना था कि जो लोग, जो इनकी जो संस्कृति, इनकी जो परंपराएं जो लुप्त हो चुकी हैं, अगर हम उनको पुनः जीवित करेंगे तो इन्हें भी अच्छा लगेगा कि भाई अंग्रेज हमारे लिए इतना कर रहे हैं और इनके जो ग्रंथ हैं, इनके जो संस्कृति परंपरा है, उससे हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी कि अंग्रेज़ों को पश्चिमी ज्ञान के बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। वे चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथ के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और सांस्कृतिक फारसी साहित्य और काव्य पढ़ाने के लिए संस्थानों की स्थापना की जाए। इन अधिकारियों का यह भी मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले से परिचित थे। अब आपको जो व्यवहारिक ज्ञान है, जो आपका प्रारंभिक ज्ञान है, अगर आप उसमें शिक्षा प्राप्त करते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आती है। अगर कोई नई शिक्षा आ जाती है जिसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है, तो उसको समझना बहुत ही कठिन हो जाता है। जैसे कि एक हिंदी मीडियम का विद्यार्थी अगर इंग्लिश मीडियम में जाता है तो उसका माध्यम हिंदी था और फिर इंग्लिश अचानक से हो जाने से उसको बहुत ही कठिनता होती है उस चैप्टर को, उस सब्जेक्ट को समझने में, है ना। तो और जिसे वे आदर और महत्व देते हैं, उन्हें अनजाने विषयों की शिक्षा ना दी जाए। इन अफसरों की राय में केवल तभी अंग्रेज देसी जनता पर का दिल जीत सकते थे, केवल तभी जो है अजनबी शासक अपनी प्रजा के आदर की उम्मीद जो है कर सकते थे। तो इनका कहना है कि अगर आप जो है भारतीयों का दिल जीतना चाहते हैं तो आप उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई है, जिस माध्यम में उनका जो अपनी शिक्षा की जो संस्कृति है, उसी में उनको शिक्षा दी जानी चाहिए। जो उनकी शिक्षा लुप्त हो चुकी है उन्हीं को प्रोत्साहन कीजिए, ना कि आप कोई और शिक्षा ले आइए, अंग्रेजी शिक्षा, है ना, प्राच्य शिक्षा को ही प्रोत्साहन दीजिए। कुछ लोगों जो है इनका मानना था, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका मानना था कि नहीं, ये गलत है, इसको बिल्कुल पूरी तरीके से हटा देना चाहिए। तो इसी बात को जो है ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी फारसी इस्लामी कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए जो है कलकत्ता में जो है मदरसे की स्थापना की गई, मदरसा खोला गया, है ना, कलकत्ता में। और उसके बाद देखिए कि 1791 में जो है बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि वहाँ प्राचीन सांस्कृतिक ग्रंथों को शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिले। परंतु कंपनी के सभी अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे। इनमें से बहुत सारे जो है प्राच्यवादियों के जो है कटु आलोचक थे। उनका मानना था कि नहीं, ये प्राच्य शिक्षा नहीं होनी चाहिए, हमारी अपनी शिक्षा होनी चाहिए, कि अगर हम अपनी जो है शिक्षा देंगे भारतीयों को तो ये हमारे प्रति जो है वफादार होंगे, इन्हें लगेगा कि भाई इन्हें सभी हमने बनाया है तो ये हमारे अंडर ही रहेंगे, है ना, ऐसा इनका मानना था। तो आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको वॉरेन हेस्टिंग्स का जो है स्मारक दिख रहा है विक्टोरिया मेमोरियल में। यहाँ पे एक तरफ मुंशी और एक तरफ जो है भारत के ग्रंथ लिए हुए इनको जो है दिखाया गया है। अगला जो हमारा टॉपिक है उसको देखते हैं।
अगला जो हमारा टॉपिक है उसका जो यहाँ पे देख रहे हैं कि पूरब की जघन्य गलतियाँ। 19वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे थे। उनका कहना था कि पूर्वी समाज का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ है, त्रुटियों से है और वो अवैज्ञानिक है। उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य जो है अंगभीर और सतही था। इसीलिए उन्होंने दलील दी कि अंग्रेज़ों को अरबी और सांस्कृतिक भाषा व साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने में इतना पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। अंग्रेज़ों को लगता था कि जो भारतीय है वो अशिक्षित है, उनके पास वैज्ञानिक तकनीक तो है ही नहीं, उसका तो कोई नामो निशान ही नहीं है, और उनके पास जो ज्ञान है वो भी गलतियों से भरा हुआ है, बहुत सारी त्रुटियाँ हैं उसमें, है ना। प्राच्यवादियों पर हमला करने वाले में से जेम्स मिल प्रमुख थे। उनका विश्वास था कि अंग्रेज़ों को देसी जनता को खुश करने और उनका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से या उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीज़ों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। इसीलिए भारतीयों को पूर्वी समाज के काव्य और धार्मिक साहित्यों की बजाय ये पढ़ना चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह से वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएँ हासिल की। तो ये कह रहे हैं कि प्राच्यवादी पर हमला जो है जेम्स मिल थे, उन्होंने कहा कि जो है अंग्रेज़ों को अगर भारतीयों का दिल जीतना है तो वो जो चाहते हैं वो शिक्षा बिल्कुल ना दे। कैसे भाई दिल जीत सकते हैं? जो हम चाहते हैं अगर वो हमें वही मिलेगा तभी तो कोई हमारा दिल जीत सकता है ना। तो ऐसी बातें कर रहे हैं ये कि वो जो चाहते हैं उन्हें वो शिक्षा नहीं मिलना चाहिए और उन्हें पता होना चाहिए कि हमने जो है कितने सारे वैज्ञानिक चीज़ें किस किस तरीके से तकनीकी हासिल की है ना। 1830 के दशक तक प्राच्यवादियों का विरोध और तीखा हो गया। थॉमस बेविंगटन मैकॉले इन आलोचनाओं में सबसे प्रमुख और प्रभावी विचारक थे। वह भारत को सभ्य मानते थे और जिस सभ्यता का पाठ जो है वो चाहते थे कि हम ही पढ़ा सकते हैं भारत को सभ्यता का पाठ, है ना। मैकॉले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा जो है इंग्लैंड के प्रगति के समकक्ष जो है नहीं थी। उनका मानना था कि मैकॉले का कहना था कि एक अच्छी यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खन्ना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। उनका कहना था कि अगर इतनी बड़ी पुस्तकालय है उसमें अगर एक उसका पुस्तकालय का जो एक कोना है उसमें जो बुक रखी हुई है ना, उतना ज्ञान जो है भारत में जो ज्ञान है उसके बराबर है। इस तरीके से है भारत की जो है ज्ञान का जो है इन्होंने तुलना किया अपने ज्ञान से। उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अब आगे देखते हैं। गहन ऊर्जा और आवेशपूर्वक मैकाले ने अंग्रेजी भाषा सीखने की ज़रूरत पर जोर दिया। उनका मानना था कि अंग्रेजी से ज्ञान जो है भारतीयों की दुनिया को श्रेष्ठतम और साहित्य कृतियों को बढ़ावा देने का जो है मौका मिलेगा। यहाँ के लोग पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से अवगत हो पाएंगे। इस प्रकार उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ना लोगों को सभ्य बनाने और उनकी रुचि, मूल्यों और संस्कृति को बदलने का एक रास्ता हो सकता है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, अभी भी अगर आप देखें कहीं पे कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसी जो है स्टूडेंट जिसको इंग्लिश बोलना नहीं आता हो तो उसको इस तरीके से देखा जाता है कि उसको कुछ आता ही नहीं है ना। कोई ऐसा आप देखें कि ऐसा स्टूडेंट है जो उसको बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोलना आता है, इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ है, कोई ऐसा स्टूडेंट है जो हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ है, उसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, तो वो जो स्टूडेंट जो इंग्लिश मीडियम वाला उसको ऐसे देखेगा हीन भावना से कि उसको कुछ आता ही नहीं है। भले ही उस हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश मीडियम वाले से ज़्यादा आता हो, लेकिन बस उसको इंग्लिश नहीं बोलना आता है, इसके वजह से उसको जज करता है वो लोग, है ना। तो ये बहुत ही गलत भावना है। ऐसा नहीं है कि मतलब इंग्लिश नहीं आनी चाहिए, लेकिन अगर किसी को नहीं आ रही है तो आप ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए किसी का, है ना। आगे देखते हैं। तो मैकॉले को लगता था कि अगर अंग्रेजी में शिक्षा दी जाएगी तो जो है उनकी रुचि, मूल्य, संस्कृति को भी धीरे धीरे बदला जा सकता है ना। तो इन्हीं के विवरण के आधार पर जो है 1835 का अंग्रेजी का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। ये फैसला भी लिया गया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाएगा और कलकत्ता में जो मदरसा और बनारस कलकत्ता कॉलेज जो प्राच्यवादी संस्थानों को प्रोत्साहन देने के लिए खोला गया था। इनको बोला कि इन संस्थानों को जो है अब इन संस्थानों को बंद करने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही बंद हो जाएंगे, है ना। इनको बोला कि अपने आप क्षरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिर की संज्ञा दी है इन संस्थानों को, प्राच्यवादी संस्थानों को। अब स्कूलों के लिए भी अंग्रेजी मीडियम की किताबें छपने लगी।
तो इस तरीके से जो है धीरे धीरे करके भारतीय शिक्षा में इस तरीके से परिवर्तन लाया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। तो इसका मतलब मूल कारण हम बताएं कि बस ये नहीं था कि अंग्रेज़ यही चाहते थे कि भारतीयों को जो है शिक्षित कर दें, नहीं। उनका जो अगर हम मूल कारण बताएं तो उनका मूल कारण ये था कि अंग्रेज़ अगर हमारी जो है लैंग्वेज में शिक्षा ग्रहण करेंगे तो उनको जो हमारे तरफ से ज़्यादा हमारे लिए वफ़ादार रहेंगे, हमारे तरफ आकर्षित रहेंगे, है ना। उन्हें लगता था कि हमेशा एहसानमंद मानेंगे कि भाई इन्हीं की बदौलत हम आज अंग्रेज़ी बोल रहे हैं। तो इसका जो एक हम कारण बताए ये भी था। ये देखिए यहाँ पे मैकॉले का चित्र दिया गया है, अध्ययन कक्ष है उनका। और ये जो है मैकॉले के द्वारा कुछ कहा गया था कि उन्होंने कहा कि सभी पक्ष इस बात पर सहमत दिखाई देते हैं कि भारत के देसी लोगों द्वारा आमतौर पर बोली जाने वाली भाषा जो है न तो उसमें साहित्य ज्ञान होता है और न ही वैज्ञानिक ज्ञान होता है। इसके अलावा ये बोलियाँ इतनी दरिद्र और रूखी होती हैं कि अगर किसी और स्रोत से उनको समृद्ध न जो है बनाया जाए तो किसी भी मूल्यवान कृति का उनमें अनुवाद भी नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से जो है मैकॉले ने भारत की संस्कृति को, भारत की भाषा को, यहाँ की जो पढ़ाई, यहाँ की जो ज्ञान था उसको इस तरीके से जो है अपमानित किया था इन्होंने। तो जो हमारा अगला टॉपिक है व्यवसाय के लिए शिक्षा, देखिए अंग्रेज किस तरीके से अंग्रेजी शिक्षा देते हैं, है ना। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए संदेश को वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट रूप से बताई गई है और फिर से दोहराया गया है कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने के लिए कितना जो है व्यवहारिक लाभ प्राप्त होगा। इसमें बताया गया है कि अगर भारतीय शिक्षा ग्रहण करते हैं तो अगर वो हमारे माध्यम से पढ़ते हैं तो हमारे लिए ही फ़ायदा है। हमारे जो व्यवसायिक जो हमारे कार्य है उसमें भी उनका जो है हाथ बटाएंगे, या फिर हमारी जो वस्तुएं हैं जो बाज़ार अगर हम खोज रहे हैं तो लोग इसके तरफ आकर्षित होंगे, हमारी वस्तुएं भी खरीदेंगे, है ना। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया है। इस मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार में होने वाले लाभों को समझने और देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगा। यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया तो उनकी रुचियों और जो है आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा। ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी क्योंकि तब यहाँ के लोग यूरोप से बनी चीज़ों को अपनाना और खरीदना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से जो है अंग्रेज़ों का जो निजी हित इसमें जो अगर हम स्वार्थ बोले उनका छिपा हुआ था, ऐसा कुछ नहीं था कि ये भारतीयों को जो है शिक्षित करना चाहते थे। ये इसमें इनका खुद का फ़ायदा दिख रहा था, इसलिए इन्होंने इतनी मुशक्क़त की, वरना ये भी नहीं करते, है ना। वुड के नीति पत्र में यह तर्क भी दिया गया है कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। इससे वे ज़्यादातर सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे और फलस्वरूप कंपनी के पास एक भरोसेमंद कर्मचारी की भी कमी नहीं रहेगी। दस्तावेज के मुताबिक पूरब का साहित्य न केवल भयानक त्रुटियों से भरा पड़ा था, बल्कि यह लोगों में न केवल काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकता था और न ही शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा कर सकता था। इनका कहना था, ये कह रहे थे कि जो इस नीति के बाद जो है हमारे लिए ये भी एक फ़ायदेमंद है कि हमारे पास भरोसेमंद कर्मचारी होंगे। अगर वो हमारी भाषा में जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं तो हमारे प्रति उनका जो है दायित्व भी रहेगा और वो जो है हमारे जो है ईमानदार रहेंगे हमारे प्रति और भरोसेमंद कर्मचारी रहेंगे तो हमारा काम भी अच्छे से होगा, है ना। और ये कहते थे कि जो प्राच्य शिक्षा है उसमें ना तो दायित्व लोग समझते थे कि हमारा क्या दायित्व है, ना उनका समर्पण था किसी कार्य के प्रति। तो इस शिक्षा से इनके अंदर ये सब चीज़ें आ जाएंगी। 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेज़ों ने कई अहम कदम उठाए। सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके। विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी कदम उठाए गए। 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह हुआ था, 1857 की क्रांति तो आपको याद ही होगी, उसी समय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही थी। स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास भी किए जा रहे थे। तो किस तरीके से अंग्रेजों ने जो है शिक्षा के हर पहलू को बदल दिया और अपने हिसाब से जो है कर दिया उसको, है ना। तो यहाँ पे आपको जो चित्र दिख रहा है 19वीं शताब्दी में जो है बम्बई विश्वविद्यालय का ये चित्र है। यहाँ पे देखिए ये बम्बई विश्वविद्यालय का एक चित्र लगाया गया है आपकी पुस्तक में। यहाँ पे स्कॉटलैंड के एक विचारक हैं जिनका पिक यहाँ पे दिया गया है। इनका नाम है विलियम कैरे।
तो ऊपर में आपको टॉपिक दिख रहा होगा कि नैतिक शिक्षा की मांग। तो देखते हैं कि ये नैतिक शिक्षा की मांग क्या थी। 19वीं सदी में भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों का घोर विरोध किया। इनका कहना था कि प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल लोगों को नैतिक चरित्र में सुधार लाना होता है और नैतिक उत्थान केवल ईसाई शिक्षा से ही संभव है। जो ये लोग थे ये कह रहे थे कि आप जो शिक्षा दे रहे हो उससे ये संभव नहीं है, अगर हम ये शिक्षा दे तो इसे संभव हो सकता है कि जो है उनका नैतिक उत्थान हो। 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों का जो है विरोध करती है, हालांकि उसके बाद इनको भी मंजूरी मिल जाती है। कंपनी को भय था कि प्रचारकों की गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता में के बीच जो है असंतोष न पैदा हो जाए और लोग भारत में जो है अंग्रेजों की उपस्थिति को शक के नज़र से न देखने लगे, है ना। ब्रिटिश नियंत्रण वाले भू क्षेत्रों में अपनी समस्या ना खोल पाने की वजह से प्रचारकों ने अंततः जो है सेरामपुर में अपना मिशन खोला। यह इलाका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आता था। वर्ष 1800 में एक छापाखाना लगाया गया और 1818 में एक कॉलेज भी खोला गया। 19वीं सदी के दौरान पूरे भारत में प्रचारक स्कूल खोले गए, परंतु 1857 के बाद भारत में की ब्रिटिश सरकार प्रचारक शिक्षा को प्रत्यक्ष सहायता जो है देने में आनाकानी करने लगी। सरकार को लगता था कि स्थानीय रीति रिवाजों और व्यवहारों के मूल्य मान्यताओं और धार्मिक विचारकों को जो है विचारों से किसी भी तरह की छेड़छाड़ जो है देसी लोगों को भड़का सकती है। तो ये नहीं चाहते थे कि भाई हम और भी कुछ ज़्यादा छेड़छाड़ करें। हो सकता है कि भारतीय जनता फिर से जो है 1857 की क्रांति की तरफ फिर से उमड़ पड़े, है ना। तो यहाँ पे कलकत्ता के पास हुगली नदी के तट पर एक जो कॉलेज बनाया गया था सेरामपुर कॉलेज, उसका यहाँ पे चित्र दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या है। तो अभी तक तो आपने देखा कि अंग्रेज किस तरीके से प्राच्य शिक्षा को हटाकर आंग्ल शिक्षा ला रहे थे, है ना। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ये अंग्रेजों द्वारा शिक्षा नहीं लाई गई थी तो उससे पहले जो है भारतीय किस तरीके से पढ़ाई करते थे, किस तरीके से शिक्षा ग्रहण करते थे, पढ़ते भी थे या नहीं पढ़ते थे, अगर पढ़ते थे तो किस तरीके से पढ़ते थे, और फिर अंग्रेजों के आने के बाद शिक्षा पर किस तरह का जो है प्रभाव पड़ा। तो इसको देखते हैं। यहाँ पर विलियम एडम की रिपोर्ट दी गई है। 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट बनाने का जो है जिम्मा सौंपा था। तो एडम ने जो रिपोर्ट तैयार किया वो बहुत ही दिलचस्प था। आप देखते हैं कि ये रिपोर्ट दिलचस्प क्यों था, है ना। एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं हैं। अभी अगर आपको गिननी है तो इतनी नहीं मिलेंगी, है ना। ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिनमें आमतौर पर 20 विद्यार्थी ही होते थे, है ना। फिर भी इन पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या जो है कुल संख्या काफ़ी बड़ी थी, यानी कि 20 लाख से भी ज़्यादा थी। ये पाठशालाएं संपन्न लोगों द्वारा चलाई जाती थी। कई पाठशालाएं स्वयं गुरुजी द्वारा भी चलाई जाती थी। तो जो इतनी बड़ी संख्या में जो एडम्स ने देखा कि बंगाल बिहार के क्षेत्रों में इतनी बड़ी संख्या में विद्यालय स्थापित हैं, हर विद्यालय में जो है 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे, 20 होते थे। हालांकि ये भी उस टाइम में जो है अच्छा खासा संख्या था, है ना। तो ये पाठशालाएं कौन चलाता था? तो जो बड़े जो समृद्ध लोग होते थे जो है ना वो चलाते थे, या फिर कोई गुरु होता था वो भी चलाते थे। तो ये शिक्षाएं जो है कहाँ ली जाती थी, इसको देखते हैं। शिक्षा का तरीका काफ़ी लचीला था। आज आप जिन चीज़ों के स्कूल से उम्मीद करते हैं उनमें से कुछ चीज़ें उस समय की पाठशालाएं में भी मौजूद थी। बच्चों की फ़ीस निश्चित नहीं होती थी, छपी हुई किताबें नहीं होती थी, पाठशाला की इमारत अलग से नहीं होती थी। मतलब कोई पार्टिकुलर नहीं होता था कि भाई ये स्कूल है। अभी होता है ना कि ये स्कूल है, यहाँ पे बच्चे पढ़ने जाते हैं, सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, ऐसे। तो ऐसे नहीं होता था पहले। बेंच और कुर्सियाँ नहीं होती थी, ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे, अलग से कक्षाएँ लेने और बच्चों की हाजिरी लगाने का कोई इंतजाम नहीं होता था। सालाना इस्तेमाल जो है इम्तिहान और नियमित समय सारणी जैसी कोई व्यवस्था नहीं होती थी। जो है महीने महीने जो है हर मंथ में एग्ज़ाम या फिर सप्ताह में जो टेस्ट लिए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता था। कुछ पाठशालाएं बरगद की छांव में ली जाती थी, तो कोई गांव के दुकान और मंदिर के कोने में कहीं भी गुरुजी है या फिर गुरुजी के घर पे ही पाठशालाएं ले ली जाती थी, क्योंकि यहाँ कोई फिक्स स्थान नहीं होता। जहाँ पे देखा कि भाई वहाँ की जो है ज़मीन खाली है, वहाँ पे अच्छी खासी जो है वातावरण है वहाँ का, तो वहाँ पे जो है
टीचर द्वारा जो है क्लास ले लिया जाता था। बच्चों की फ़ीस उनके माँ बाप की आमदनी पे तय होती थी। ये बहुत बड़ी बात है। अगर अभी आप देखें तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फ़ीस की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं, और बहुत सारे ऐसे माँ बाप हैं कोशिश भी करते हैं कि हम अपने बच्चे को पढ़ाएं। हर माँ बाप को चाहता है कि उसका बच्चा पढ़े और कुछ बने, लेकिन कुछ ऐसे लाचार व्यक्ति होते हैं, कुछ ऐसे माँ बाप होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है। दिन को खाते हैं तो रात को क्या खाएंगे, ये सोचने में भी उनको बहुत टाइम लग जाता है, और उसको जुटाने में तो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, है ना। तो ये अभी अगर हम देखें कि शिक्षा का स्तर कम है हमारे यहाँ, तो इसका कारण है कि बहुत सारे लोग गरीब हैं और वो इतने अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। हालांकि अभी तो सरकारी स्कूलें भी हैं, सरकारी स्कूलों का भी वही हालत है। वहाँ पे जो है बिहार की अगर हम बात करें तो यहाँ पे शिक्षा उतनी अच्छी नहीं है। स्कूलों में उतनी अच्छी शिक्षाएँ नहीं दी जाती हैं। टीचर्स जो आते हैं वो अपने ही काम में लगे होते हैं, कोई फ़ोन में लगा होता है तो कोई कहीं लगा होता है ना। बच्चों पे कोई ध्यान नहीं देता है। तो अमीरों से ज़्यादा और गरीबों से कम फीस ली जाती थी उस टाइम की बात की जा रही। शिक्षा मौखिक होती थी और क्या पढ़ना है यह बात जो है विद्यार्थी की ज़रूरतों को देखते हुए तय की जाती थी। विद्यार्थियों को अलग अलग कक्षाओं में नहीं बैठाया जाता था। जितने भी विद्यार्थी होते थे, जितने भी बड़े छोटे, सभी एक साथ बैठते थे। सभी एक साथ बैठते थे, एक जगह पर बैठते थे। अलग अलग स्तर के विद्यार्थियों के साथ गुरु अलग अलग बातें किया करते थे। अगर कोई बहुत छोटा व्यक्ति जो विद्यार्थी है तो उसको क्या क्या समझाना है, उसके लिए भी क्या ज़रूरत है, टीचर्स उसको वो बताते थे। अगर कोई बड़ा है, कोई मैच्योर है, उसके साथ क्या बात करना है, उसको क्या समझाना है, टीचर्स उसकी ज़रूरतों के हिसाब से उसको शिक्षा देते थे। और फीस का कोई ये नहीं था कि अगर आपको महीना में 1500 देना है तो देना ही है, 2000 देना है तो देना ही, ऐसा कुछ नहीं था। अगर किसी पेरेंट्स के जो है आमदनी ज़्यादा थी तो वो ज़्यादा पैसे देते थे, अगर किसी की कम थी तो वो कम पैसे देते थे, है ना। तो ये एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। एडम आगे कहते हैं कि यहाँ की जो व्यवस्था थी वो बहुत ही लचीली प्रणाली थी। इसका जो है आवश्यकताओं के लिए काफ़ी अनुकूल थी। उदाहरण के लिए जो है फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती थी, क्योंकि उस समय गांव के जो बच्चे थे प्रायः खेतों में काम करने चले जाते थे, और कटाई और अनाज निकल जाने के बाद जो है पाठशालाएँ पुनः स्टार्ट कर दी जाती थी। इसका परिणाम यह होता था कि साधारण जो काश्तकारों के बच्चे भी पढ़ सकते थे। तो कुछ ऐसे बच्चे थे जिनको जो है घर के काम में या फिर कटाई का समय आता था उस टाइम काम पे जाना पड़ता था। तो इसके लिए जो टीचर्स होते थे वो स्कूल को, पाठशाला को बंद कर देते थे कि जब वो बच्चे आएंगे तभी पाठशाला स्टार्ट होगी, है ना। ऐसे तो फिर उनका सिलेबस आगे पीछे हो जाएगा। तो इसी वजह से ये एक मतलब अच्छी अगर हम व्यवस्था बोले उस टाइम में तो थी। हालांकि अभी तो ऐसा कुछ नहीं है और ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि कितने भी गरीब माँ बाप हो अपने बच्चे से कभी ऐसा कार्य तो नहीं करवाते हैं। लेकिन आगे देखते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है नई दिनचर्या और नए नियम, इसमें देखते हैं कि क्या नई दिनचर्या और क्या नियम लाए गए अंग्रेजों के द्वारा। 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था, इसीलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज में कभी ज़्यादा दखल नहीं दिया। 1854 के बाद कंपनी ने देशी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला किया। कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजूदा व्यवस्था के भीतर ही बदलाव किए जाने चाहिए। कंपनी एक नई दिनचर्या, नए नियमों और नई नियमित निरीक्षणों के जरिए पाठशालाओं और व्यवस्थित करना चाहती थी। वो चाहती थी कि जो पहले से जो व्यवस्था चल रही है, जो पहले से जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, उसी के अंदर जो है उसका डेवलपमेंट किया जाए, उसी के अंदर एक विकास किया जाए, है ना। इसके लिए क्या किया जा सकता था, जो है कंपनी ने क्या कदम उठाया उसको देखते हैं। सबसे पहले तो कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रखने के लिए जो है उन्हें आमंत्रित किया। इनमें से प्रत्येक पंडित को वो 4 से 5 स्कूल की देख रेख का जिम्मा सौंपा गया। पंडितों का क्या काम होता था कि पंडितों का काम होता था कि पाठशालाओं का दौरा करना होता था, वहाँ अध्यापन के जो है शिक्षा में सुधार लाना होता था। प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया गया कि वे समय पर जो है स्कूल आएँ और जो है बच्चे की रिपोर्ट को जो है कक्षाओं की रिपोर्ट को नियमित समय सारणी के अनुसार जो है भेजें, और एक टाइम टेबल होना चाहिए, है ना, कि कब पढ़ना है, कब आना है, कब जाना है इसका। अब अध्यापन पाठ्य पुस्तकों पर आधारित हो गया और विद्यार्थी की प्रगति को जो है मापने के लिए भी वार्षिक जो है परीक्षाओं का आयोजन किया जाने लगा। विद्यार्थियों को कहा गया है कि वे नियमित रूप से शुल्क दें, नियमित रूप से कक्षाएं आएँ और तय हुई सीट पर ही बैठे और अनुशासन का पालन करें। तो इस तरीके से जो है नई नई व्यवस्थाएं लाई गई। टीचर्स को भी हिदायत दी गई कि आप टाइम पे आएंगे और बच्चों की क्या स्थिति है उसका रिपोर्ट भी आप देंगे, है ना। और बच्चों को कहा गया कि आप समय पर आएँ, डेली आएँ, आप जो है शुल्क भी आपका अब लगेगा हमेशा, जो है और जो सीट आपकी तय है उसी में बैठे, किसी और की सीट पे ना बैठे और अनुशासन का पालन करें, है ना। नए नियमों पर चलने वाली पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगे। जो पाठशाला इन व्यवस्थाओं के भीतर काम करने को तैयार नहीं थी उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाती थी। जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देशों का पालन
करने के बजाय अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने की जो है सरकार की वो सरकार सहायता उसको नहीं देती थी और नियमों से चलने वाली पाठशालाओं के सामने वो कमज़ोर पड़ने लगे, है ना। इन नियमों और दिनचर्या का एक और भी नतीजा हुआ कि पहले वाली व्यवस्था में जो है गरीब बच्चों, किसानों के बच्चे जो है पाठशाला में पढ़ने जा सकते थे, क्योंकि पाठशालाओं की समय सारणी काफ़ी लचीली थी, है ना। लेकिन अब ऐसा नहीं था, अब नियमित आपको स्कूल आना था और ऐसा कुछ नहीं था कि कटाई के समय पर स्कूल बंद कर दिया जाएगा। नई व्यवस्था के अनुसार अनुशासन की मांग थी कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आए। वहाँ कटाई के मौसम में बच्चों का स्कूल आना ज़रूरी था, जबकि उस समय गरीब के घरों में जो है बच्चे होते थे वो कटाई करने के लिए खेतों में जाया करते थे। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आता था तो उन्हें अनुशासनहीन मान लिया जाता था, अंग्रेजों को लगता था, या फिर उन्हें कहा जाता था कि ये बच्चा जो है पढ़ना ही नहीं चाहता है और कोई बात नहीं है ना। तो इस तरीके की जो व्यवस्था आई, इससे जो है कोई बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई। जो गरीब लोग थे, जो गरीब घर के बच्चे थे, वो जो है नियमित तो स्कूल नहीं आ पा रहे थे, पढ़ नहीं पा रहे थे, है ना। तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे एक बॉक्स दी गई है जिसमें अरविंद घोष का चित्र लगा हुआ है ऊपर। देखिए, अरविंद घोष ने 15 जनवरी 1908 को बम्बई में अपने एक संभाषण में राष्ट्रीय शिक्षा पर बोलते हुए कहा कि इसका लक्ष्य छात्रों में राष्ट्रीयता का भावना जागृत करना, इसके लिए अपने पूर्वजों के साहसिक कार्यों पर गहराई से चिंतन करना आवश्यक होगा। शिक्षा को मातृभाषा में ही होनी चाहिए ताकि यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाया जा सके। अरविंद घोष ने इस बात पर भी बल दिया कि यद्यपि छात्रों को अपने जो है मूल के साथ जुड़े रहना चाहिए, फिर भी उनको आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों और लोकप्रिय शासन व्यवस्था के संदर्भ में पश्चिमी देशों के अनुभवों का भी भरपूर लाभ उठाना चाहिए। इसके अतिरिक्त छात्रों को कोई हस्तकला भी सीखनी चाहिए ताकि वे जब स्कूल छोड़ दे तो कोई रोजगार उनको जल्दी से मिल सके, है ना। तो इनका जो अरविंद घोष का कहना था कि अगर आप शिक्षा दे रहे हैं तो उसकी मातृभाषा में दे, इससे ज़्यादा लोगों तक शिक्षा का प्रसार होगा और जो बच्चा पढ़ रहा है उसको भी बहुत जल्दी समझ में आएगी। और ये इसके साथ ये भी इन्होंने स्वीकार किया कि जो पश्चिमी शिक्षा की जो ये अंग्रेजों द्वारा जो शिक्षा दी जा रही है उसकी जो भी तकनीकी है इसका भी लाभ आपको उठाना चाहिए, है ना। ज़रूरत आने पर उसको काम देगा। और एक हस्तकला भी आपके पास होनी चाहिए कि अगर मान लो आपने पढ़ाई छोड़ दी है, आपके पास कोई रोज़गार नहीं है, तो उस हस्तकला का प्रयोग करके आप थोड़ी बहुत कुछ कमा लो। तो ये भी, इस पर भी इन्होंने जो है बल दिया। अब अगला जो हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची, तो इसको देखते हैं दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है कि केवल अंग्रेज अफसर ही भारत में शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के विभिन्न भागों में बहुत सारे विचारक शिक्षा के जो है व्यापक प्रसार के लिए ज़रूरत पर जोर देने लगे थे। जैसे कि भारतीय भी थी, उसमें कुछ जो है अंग्रेजों की शिक्षा को जो है प्रोत्साहन देते थे, उन पर जो है उनका समर्थन करते थे। यूरोप में आ रहे बदलाव से प्रभावित होकर कुछ भारतीयों का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है और उन्होंने अंग्रेजों से आह्वान किया कि नए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोले तथा शिक्षा पर खर्च करें, है ना। तो उनमें से राजा राम मोहन रॉय भी थे, है ना। तो इन शिक्षा का जो प्रयास था, इसमें अगर आप देखेंगे बहुत सारे जो भारतीय पश्चिमी शिक्षा के विरोध भी थे, उनमें से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर थे। तो उनका क्या कहना है आगे देखते हैं। कुछ भारतीय समर्थक थे तो कुछ इसके आलोचक भी थे, है ना। तो अभी जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया। महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिम सभ्यता को श्रेष्ठ मानने लगे हैं और अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव जो है नष्ट होने लगा है। महात्मा गांधी का कहना था कि इस शिक्षा में विष भरा हुआ है, यह पापपूर्ण है, इसने भारतीयों को दास बना दिया है, इसने लोगों पर प्रभाव डाला है। इसके मुताबिक पश्चिम में अभिभूत पश्चिम से आने वाली हर चीज़ की प्रशंसा करने वाले इन संस्थानों में पढ़ने वाली भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे हैं। महात्मा गांधी एक ऐसे शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे शिक्षा संस्थानों को छोड़ दें और अंग्रेजों को बताएं कि अब ये गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं है। तो महात्मा गांधी ने कहा कि ये जो अंग्रेजी शिक्षा है उसने जो है भारतीयों को गुलाम बना दिया है और भारतीयों के अंदर हीन भावना पैदा कर दी है कि जो हमारा राष्ट्र है वो
वो जो है कुछ नहीं, यहाँ के लोग हैं उनको कुछ नहीं आता है और उन्हें जो है श्रेष्ठ मानने लगे हैं अंग्रेज़ों को, है ना। अपने ही देश के प्रति इनके मन में हीन भावनाएं आने लगी हैं। जो है अंग्रेज़ के लोग हैं उनसे ये खुद को कमतर समझ रहे हैं। तो इस तरीके के जो भावना भारतीयों के मन में पैदा हो रहे हैं ये एक विष का कार्य करेंगी। तो गांधी जी ने जो है इसको ऐसे जो है नकारा और आगे ये कहते हैं कि महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है। उसने उन्हें अपने सामाजिक परिवेश में काट दिया है और उन्हें जो है अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया है। उनकी राय में विदेशी बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले अंग्रेजी शिक्षा भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके हैं। इनका कहना था कि जो आप अंग्रेजी शिक्षा सीख रहे हैं उससे आप ये भूल चुके हैं कि आपके भारत की शिक्षा क्या है, आपकी संस्कृति क्या है। आप भारत लोगों से घृणा करने लगे हैं अंग्रेज़ों की तरह, है ना। अंग्रेज़ जो चाहते हैं आप अंग्रेज़ों की जो मतलब आप हैं तो भारतीय, लेकिन आपका जो सोच है, आपका जो बोलने का तरीका है, आपका जो व्यवहार है पूरी अंग्रेज़ों की तरह होती जा रही है ना। तो इस जो है इसको प्रकट किया महात्मा गांधी ने। आगे देखते हैं कि महात्मा गांधी क्या कहते हैं। आगे कहते हैं कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। उसमें पाठ्य पुस्तकों पर जोर दिया जाता है, लेकिन जीवन अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान की अपेक्षा जो है उपेक्षा नहीं की जाती है। गांधी का तर्क था कि शिक्षा में व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होना चाहिए। उनकी राय में केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की सक्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं होता है। इसके लिए तो लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है और हुनर सीखने पड़ते हैं और यह जानना पड़ता है कि विभिन्न चीज़ें किस तरह काम करती हैं। उनके जो है इससे उनका मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों विकसित होती है। तो गांधी जी कहते हैं कि जो शिक्षा अंग्रेज़ों द्वारा दी जा रही है वो अगर हम बोले कि बस रटंत है कि वो सीख रहे हैं, लेकिन उसका व्यवहारिक ज्ञान उसमें नहीं है। उसको कैसे मतलब यूज़ करना है, मतलब जो सीख लिए हैं उसको कैसे किसी के साथ बोलना है, कैसे बात करना है, इसका भी उनको ज्ञान नहीं है। वो बस अंग्रेज़ों की तरह ही बस अंग्रेजी बोल सकते हैं और कुछ नहीं, है ना। गांधी जी का कहना था और वो कह रहे थे कि आप भले ही कितना भी सीख लो, लेकिन इसके लिए भी अगर आपको जॉब चाहिए तो इतनी जल्दी नहीं होगी। लेकिन अगर आप भारतीय शिक्षा सीखते हो, उसकी कला जो है अगर आप कुछ आर्ट सीखते हो तो उससे आप जो है बहुत जल्दी ही कहीं से कुछ ना कुछ जो है आमदनी आपकी होती रहेगी, है ना। तो यहाँ पे गांधी जी का चित्र दिया गया है और साथ में जो है देखिए रविंद्रनाथ टैगोर भी हैं यहाँ पे और ये है गांधी जी और कस्तूरबा गांधी भी हैं बैठी हुई हैं यहाँ पे। तो ये लड़कियों को जिसे समझा रहे हैं। आगे का जो हमारा टॉपिक है उसको देखते हैं। आगे है कि जैसे जैसे राष्ट्रीय भावना का प्रसार हुआ, कई दूसरे विचारक भी एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचने लगे जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था से अमूल तौर पर भिन्न थी। तो आगे जो है टैगोर के बारे में पढ़ेंगे, उनके शांति निकेतन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है, उसको देख लेते हैं कि इसमें क्या है। तो ऊपर आपको टॉप में जो है दिख रहा होगा टाइटल की साक्षरता ही शिक्षा नहीं है। महात्मा गांधी ने लिखा था, मेरा जो है शिक्षा से मेरा मतलब इस बात से है कि बालक और मनुष्य के देह, मस्तिष्क और भावना के श्रेष्ठ तत्वों को सामने लाया जाए। साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है और ना ही उसकी शुरुआत। यह तो केवल एक साधन है जिसके जरिए पुरुष और महिलाओं को शिक्षा दी जा सकती है। साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं होती है। लिहाजा मैं बच्चों को शिक्षित करते हुए सबसे पहले उन्हें कोई उपयोगी हस्तशिल्प, हस्तकौशल सिखाऊंगा और उन्हें शुरू से ही कुछ रचने और पैदा करने के लिए तैयार करूंगा। मेरा मानना है कि दिमाग और आत्मा का सर्वोच्च विकास इस तरह की शिक्षा से ही संभव है। प्रत्येक हस्तकौशल आज की तरह केवल यांत्रिक ढंग से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक ढंग से भी जो पढ़ाया जाना चाहिए। यानी बच्चों को प्रत्येक प्रक्रिया के क्यों और किसके लिए का पता होना चाहिए। तो गांधी जी का कहना था कि जो शिक्षा दी जा रही है उसमें आपको एक हस्त जो है उसको छोड़ दें, अगर उसके स्थान पे हम हस्त कौशल सिखाएं बच्चों को कि कुछ बचपन से उनकी रचनाएं सिखाएं कि इसको कैसे बनाते हैं, या फिर वो जो कुछ भी कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि हम किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, है ना। तो आगे हमारा जो टॉपिक है टैगोर का शांति निकेतन, तो इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे टैगोर का शांति निकेतन का चित्र दिया गया है। यहाँ बताया जा रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने यह संस्था 1901 में शुरू की थी।
किस शांति निकेतन, है ना। टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल जाने से उन्हें बहुत चिढ़ थी, उनका दम घुटता था स्कूल में, उन्हें स्कूल का माहौल दमनकारी लगता था। टैगोर को ऐसे लगता था मानो स्कूल कोई जेल हो, क्योंकि वहाँ बच्चे मनचाही कभी नहीं कर पाते थे। जब दूसरे बच्चे शिक्षक को सुन रहे होते थे तो टैगोर का दिमाग कहीं और ही होता था, भटक रहा होता था, है ना। कलकत्ता के अपने स्कूल के जीवन के अनुभवों ने शिक्षा के बारे में टैगोर के विचार को काफ़ी प्रभावित किया। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने ऐसे स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहाँ पे जो है खुश रह सके बच्चे, जो आए और खुश रह सके, अपने मन चाहे जो कार्य है वो कर सके, है ना। तो आगे देखते हैं कि जहाँ वे मुक्त हो और रचनाशील हों, जहाँ वे अपने विचारों और आकांक्षाओं को समझ सके। टैगोर को लगता था कि बचपन का समय अपने आप सीखने का होता है ना, न कि कोई और रटा रहा है, पढ़ा रहा है। वह अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था के कड़े और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहते थे। जो है शिक्षक कल्पशील हो, बच्चों को समझाते हो और उनके अंदर उत्सुकता जानने की चाह विकसित करने में मदद दें। टैगोर के मुताबिक वर्तमान स्कूल बच्चे की रचनाशीलता, चकित होने के उसके स्वाभाविक गुण को मार देते हैं। इनका कहना था कि शिक्षक ऐसा होना चाहिए जो बच्चों को सिखाए, उसके अंदर उत्सुकता पैदा करे किसी चीज़ को जानने के लिए, है ना। लेकिन जो वर्तमान में जो शिक्षा दी जा रही है उसकी जो रचनाशीलता है वो चकित हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे जो वही सीखते हैं, वही पढ़ते हैं जो एक टीचर के द्वारा बोर्ड पे लिख दिया जाता है, बस वो बच्चे कॉपी में उतार लेते हैं और उसी को रटते हैं और दोबारा आकर सुना देते हैं, है ना। तो ये जो है टैगोर का मानना था। आगे देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहन किया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने कलकत्ता में 100 किलोमीटर दूर ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला किया। उन्हें यह जगह निर्मल शांति से भरा लगा, इसीलिए उन्हें उसका नाम शांति निकेतन रखा, है ना, जहाँ प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपने स्वाभाविक सृजनात्मक मेधा और जो है विकसित कर सकते थे। बहुत सारे मामलों में टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में कमोबेश एक जैसी राय थी, लेकिन दोनों के बीच फ़र्क था। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों व प्रौद्योगिकी की उपासना से जो है कट्टर आलोचक थे। वो नहीं चाहते थे कि मशीनरीज आए, प्रौद्योगिकी, ऐसा कुछ नहीं था, वो बस हस्तशिल्प को बढ़ावा देना चाहते थे, है ना। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का जो है सम्मिश्रण चाहते थे। उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत, नृत्य के साथ साथ वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिया। तो जो शांति निकेतन था, जो रविंद्रनाथ जो है टैगोर के द्वारा जो शुरू की गई थी, उसमें आप थोड़ा सा लचीला देखते हैं कि वो उनकी जो है सभ्यता को भी अपनाते हैं, लेकिन गांधी जी ऐसा नहीं चाहते थे, पश्चिमी को बिल्कुल ही उन्होंने नकार दिया। इस प्रकार बहुत सारे लोग इस बारे में सोचने लगे कि क्या राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा क्या होनी चाहिए। कुछ लोग अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे। उनका मानना था कि इसी व्यवस्था को इस तरह फैलाया जाए कि उनसे ज़्यादा लोगों को पढ़ाने का मौका मिले, है ना। इसके विपरीत बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो वैकल्पिक व्यवस्था चाहते थे, ताकि लोगों को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय संस्कृति की शिक्षा दी जा सके। कौन तय करे कि सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय क्या होता है। इस राष्ट्रीय शिक्षा की वह स्वतंत्रता के बाद भी जो है चलती रही, है ना। तो यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, आप देखिए इसको। ये एक स्कूल है जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, है ना। कोयम्बटूर के एक प्रचारक स्कूल में खेल रहे बच्चे 19वीं सदी के मध्य ईसाई प्रचारक और भारतीय सुधारवादी संगठन लड़कियों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। तो यहाँ पे आपको जो चित्र दिख रहा है, तो ये जो चैप्टर है हमारा समाप्त होता है और इसका जो अन्यत्र है उसको देख लेते हैं। तो ऊपर में जो आपको टाइटल दिख रहा है कि सभ्य करने के लिए शिक्षा, 1870 में शिक्षा अधिनियम लागू होने तक आमतौर पर पूरी आबादी के लिए व्यापक शिक्षा व्यवस्था नहीं थी। बाल मजदूरी बहुत बड़े पैमाने पर थी, इसीलिए गरीब माता पिता जो है अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज पाते थे। परिवार चलाने के लिए उनकी आय महत्वपूर्ण थी। स्कूल भी बहुत कम थे। ज़्यादातर स्कूल चर्च या ईसाई जो है रईसों द्वारा स्थापित किए गए थे। शिक्षा अधिनियम लागू होने के बाद सरकार ने नए स्कूल खोलने शुरू किए और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया। टॉमस आर्नोल्ड उस दौर के सबसे महत्वपूर्ण जो है शैक्षणिक विचारकों में से एक थे। वह रग्बी नामक प्राइवेट स्कूल में मुख्य अध्यापक थे। माध्यमिक स्कूल की पाठ्य चर्चा में 2000 साल पुराने ग्रीक और रोमन शास्त्रीय कृतियों के विस्तृत अध्ययन की हिमायत करते हुए उन्होंने कहा था,
मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि हमारे अंग्रेजी स्कूल में जो अध्ययन क्रम अपनाया गया है उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि वह हमारे दिमाग को लगातार अतीत के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। रोज़ हम भाषाओं, इतिहास और कुछ साल पहले के सालों के बारे में पढ़ते हैं। अर्नोल्ड का मानना था कि शास्त्रीय कृत्यों के अध्ययन से दिमाग अनुशासित होता है। वास्तव में उस काल के ज़्यादातर शिक्षाविदों की मान्यता थी कि इस तरह का अनुशासन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे स्वाभाविक रूप से असभ्य होते हैं। उन्हें नियंत्रित करना आवश्यक होता है। सभ्य वयस्क के रूप में विकसित होने के लिए उन्हें जो है मालूम होना चाहिए कि समाज में सही क्या है और गलत क्या है, उचित और अनुचित क्या है ना। शिक्षा खासतौर से बच्चों के दिमाग को अनुशासित करने वाली शिक्षा का मकसद उन्हें इसी मार्ग पर आगे ले जाना था। तो अर्नोल्ड थे, उन्होंने जो है अंग्रेजी शिक्षा का कुछ विशेषताएं भी बताएं कि इसमें जो है हमें प्राचीन जो है पिछले समय में क्या हुआ उसके बारे में पढ़ने का मौका मिलता है। और इससे लोग अनुशासित, जो बच्चे होते हैं वो अनुशासित होते हैं, क्योंकि जो बच्चे का जो नटखट स्वभाव होता है वो अनुशासनहीन तरीके का होता है ना। तो ये जो चैप्टर है हमारा समाप्त होता है और इसका क्वेश्चंस आप घर पे करने की कोशिश कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय।